हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही रोचक और मनोरंजक कहानी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं, स्पीक वैन यू मस्ट। क्या मतलब हुआ? स्पीक का मतलब होता है बोलना और मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी, आवश्यक। तो क्या मतलब हुआ? स्पीक वैन यू मस्ट मतलब कि जब बोलना हो तब बोलें, मतलब कि जब ज़रूरी हो तब बोलें। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल था। मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस कहानी के अंदर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने वाला हूँ, ग्रामर भी हम बताएंगे, प्रोनाउंसिएशन भी। तो ये बेटर होगा कि अगर आप इन वर्ड्स को नोट करें तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि क्योंकि मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग और एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब के बारे में बताता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इन वर्ड्स को नोट करें ताकि आप इन्हें बाद में अच्छे से याद कर सकें। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। आ फिशरमैन लिव्ड इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज की जो कहानी है ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग ज़्यादा किया गया, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य अफर्मेटिव हो। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आ फिशरमैन लिव्ड इन आ विलेज। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा, मतलब कि एक मछुआरा एक गांव में रहता था। ये लिव की सेकंड फॉर्म में लिव्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक गांव में एक मछुआरा रहता था। ही यूज्ड टू गो टू द पॉन्ड एवरी डे टू कैच फिश बट नेवर सक्सीडेड इन गेटिंग अ गुड। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जब भी हम पास्ट के अंदर कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर हम पास्ट के अंदर किसी व्यक्ति की आदत के बारे में या किसी कंसिस्टेंसी के बारे में दिखाते हैं कि वो काम निरंतर बराबर हुआ करता, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो उसके बाद जो वर्ब आएगी तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? ही यूज्ड टू गो मतलब कि वो जाया करता था, टू द पॉन्ड तालाब पर, एवरी डे मतलब कि हर रोज, टू कैच पकड़ने के लिए, फिश मछलियों को, बट लेकिन नेवर सक्सीडेड। ये देखिए, जो वर्ड है नेवर मतलब कभी नहीं, और ये जो वर्ड है सक्सीड ये फर्स्ट फॉर्म है, और ईडी लगने के बाद ये सक्सीडेड ये सेकंड फॉर्म हो गई, जिसका मतलब होता है सफल होना। बट नेवर सक्सीडेड कभी सफल नहीं हुआ। इन गेटिंग अ गुड, इन गेटिंग अ गुड मतलब एक अच्छी मात्रा में पकड़ने में वो कभी सफल नहीं हुआ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही यूज टू गो टू द पॉन्ड एवरी डे, कि वो हर रोज तालाब जाता था मछली पकड़ने के लिए, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हुआ। मतलब इन गेटिंग गुड मतलब कि एक अच्छी मात्रा में मछली पकड़ने में वो कभी सफल नहीं हुआ। चलिए आगे देखिए। A lot of monkeys also lived on the trees। also का मतलब होता है भी, तो क्या मतलब हुआ? lot of monkeys मतलब कि बहुत सारे बंदर ऑल्सो लिव्ड रहते थे, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, दैट ग्रीव जो कि उग आए थे। ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब उगना, और ये सेकंड फॉर्म है तो ग्रीव जो कि उग आए, अराउंड द पॉन्ड मतलब कि तालाब के आसपास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे बंदर भी रहा करते थे उन पेड़ों पर जो कि तालाब के आसपास उगे हुए थे। दैट ग्रीव अराउंड द पॉन्ड मतलब कि आसपास, तो वहाँ पर बंदर भी रहा करते थे। चलिए आगे देखिए। दे यूज्ड टू बी सॉरी फॉर द फिशरमैन। देखिए, सॉरी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए खेद होना, किसी चीज़ के बारे में दुख होना। तो क्या मतलब हुआ? दे यूज्ड टू बी सॉरी फॉर द फिशरमैन whose hard work was never rewarded। और ये दोस्तों वर्ड है whose, जिसका मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, वाक्यों के अंदर कई बार यूज होता है। हार्डवर्क का मतलब होता है परिश्रम, सख्त मेहनत को हार्डवर्क कहा जाता है। और रिवॉर्डेड का मतलब होता है किसी चीज़ का इनाम मिलना। और दोस्तों, ये जो वॉज या वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म है, ये एक पैसिव वॉइस का टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का टेंस है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दे यूज टू बी सॉरी फॉर द फिशरमैन मतलब कि अब ये जो दे है ये बंदरों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि उन्हें दुख हुआ करता था मछुआरे के लिए। हुज हार्ड वर्क मतलब जिसकी मेहनत, वॉज नेवर रिवॉर्डेड मतलब जिसकी मेहनत का कभी भी इनाम नहीं मिला। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उन्हें मछुआरे के लिए खेद हुआ करता था जिसकी मेहनत जो है वो कभी भी उसे इनाम नहीं मिला, वॉज नेवर रिवॉर्डेड। चलिए आगे देखिए।
वन डे, एक दिन, द फिशरमैन वॉज डोजिंग हैविंग कास्ट हिज लाइन इन द वाटर। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन, द फिशरमैन मतलब मछुआरा, वॉज डोजिंग। देखिए जब हम वॉज वर्ग के बाद किसी फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं आईएनजी लगने के बाद वो वर्ग की फोर्थ फॉर्म होती है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होता है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है फिशरमैन, ये सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग किया गया, और वॉज के बाद फोर्थ फॉर्म यानी कि है पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और दोस्तों डोजिंग का मतलब होता है जो हम हल्की सी झपकी लेते हैं या एक हल्की सी नींद लेते हैं, उसे डोजिंग कहा जाता है। जो कि आमतौर पर हम कई बार खाना खा के लेट जाते हैं, थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं। तो इस तरह की नींद जो हम बहुत छोटी अल्प मतलब की मात्रा, छोटी सी मात्रा की हो, बहुत थोड़ी सी देर की हो, जब मतलब सिर्फ आराम करने के पर्पज़ से एक थोड़ी सी झपकी लेते हैं, थोड़ी देर की नींद, उसे डोजिंग कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि एक दिन वन डे द फिशरमैन, जो मछुआरा था, वॉज डोजिंग, वो मतलब कि झपकी ले रहा था, एक छोटी सी नींद ले रहा था। हैविंग कास्ट हिज लाइन, मतलब कि जो उसका जो स्टिक थी, लाइन का मतलब होता है जिससे वो मछली पकड़ने वाली जो लकड़ी होती है, उसने उसको डाल दिया था। हैविंग कास्ट हिज लाइन इन द वाटर, मतलब पानी में उसने जो उसका हुक होता है मछली पकड़ने का, वो उसने डाल दिया था। ही फेल अस्लीप, देखिए ये फॉल अस्लीप की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है नींद आ जाना। फॉल अस्लीप की सेकंड फॉर्म है तो फेल अस्लीप। तो क्या मतलब हुआ? ही फेल अस्लीप। दोस्तों ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसे नोट कर लीजिए। नींद आने को फॉल अस्लीप कहा जाता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ही फेल अस्लीप, मतलब कि उसे नींद आ गई। चलिए आगे देखिए, द मंकीज कॉट मैनी फिश, ये कैच की सेकंड फॉर्म है। जो बंदर थे उन्होंने कई मछलियां पकड़ी, कॉट मैनी फिश, एंड फिल्ड, और उन्होंने भर दी, हिज बास्केट, उसकी टोकरी को, विद दैम, उनसे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बंदर थे उन्होंने कई मछलियां पकड़ी और उन्हें उसकी टोकरी के अंदर भर दी। चलिए आगे देखिए, द फिशरमैन डिड नॉट वेकअप। देखिए वेकअप का मतलब है जागना, और जैसा मैंने आपको बताया ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर स्टोरी है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है, यदि हम कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो नेगेटिव वाक्य के अंदर सेकंड फॉर्म का कभी भी प्रयोग नहीं होता। सबसे पहले नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना होता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप इन चीज़ों को याद रखें कि यदि आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं जो कि नेगेटिव हो, तो वहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि डिड नॉट लगाने के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या मतलब हुआ? द फिशरमैन डिड नॉट वेकअप, जो मछुआरा था वो नहीं जगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि बहुत समय तक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द फिशरमैन डिड नॉट वेकअप फॉर ए लॉन्ग टाइम, मछुआरा बहुत देर तक नहीं उठा या नहीं जगा। द हेल्पफुल मंकीज, हेल्पफुल मतलब जो ये काम वाले जो मंकीज थे, जो मतलब कि मददगार, हेल्पफुल का मतलब था मददगार, एडजेक्टिव, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। द हेल्पफुल मंकीज, जो ये मददगार बंदर थे, कैरिड हिम, कैरी का मतलब होता है किसी को ढोना, उठाकर ले जाना, कैरिड हिम, उसे उठा के ले गए, कैरिड हिम टू हिज विलेज, उसके गांव तक ले गए। टेकिंग हिम फॉर डेड, टेकिंग हिम फॉर डेड का मतलब उसको मृत मतलब मरा हुआ मानकर। जैसे हमने देखा कि वो काफ़ी देर तक नहीं जगा, तो इस लाइन का, पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो मददगार बंदर थे वो उसको उठाकर ले गए उसके गांव तक, उसे मरा हुआ समझ के, क्योंकि वो जाग नहीं रहा था तो उन्हें ऐसा लगा कि वो मरा हुआ है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर इस पिक्चर को भी देख सकते हैं कि ये मछुआरा है और उसने अपना जो मछली पकड़ने का जो उसका स्टिक है वो उसने डाली हुई है। चलिए इसको आगे देखते हैं। When the fisherman woke up, दोस्तों ये आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ये वेकअप की सेकंड फॉर्म है। वोकअप मतलब जागना। When the fisherman मतलब कि जब मछुआरा वोकअप जागा। He was surprised, वो काफ़ी हैरान था। सरप्राइज मतलब ये भी एडजेक्टिव है, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। हैरान होने को सरप्राइज्ड कहते हैं। He was surprised टू फाइंड, ये पाकर, हिमसेल्फ खुद को, इन हिज विलेज, अपने गाँव में, एंड द बास्केट फुल ऑफ द फिश, और जो बास्केट थी वो क्या थी, पूरी भरी हुई थी मछलियों से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब वो फिशरमैन मतलब कि जो मछुआरा जागा, वो काफ़ी हैरान था। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ, खुद को अपने गाँव में पाकर, और उसने क्या पाया, एंड द बास्केट फुल ऑफ द फिश, और उस बास्केट को, टोकरी को, जो कि पूरी मछलियों से भरी हुई थी, ये देखकर वो क्या था, हैरान था। चलिए आगे देखिए। ही टोल्ड द स्टोरी,
उसने इस कहानी को बताया टू हिज नेबर, अपने पड़ोसी को, हु वॉज ग्रीडी। ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। और ये दोस्तों ये जो वर्ड है हु, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी व्यक्ति का कोई परिचय वगैरह देते हैं, उससे रिलेट कराना चाहते हैं, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, काफ़ी यूज़ होता है वाक्यों में। और तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हु वॉज ग्रीडी, मतलब कि जो क्या था, हु वॉज ग्रीडी, जो लालची था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही टोल्ड द स्टोरी टू हिज नेबर, उसने इस कहानी को अपने पड़ोसी को बताया, हु वॉज ग्रीडी, जो कि लालची था। ही वेंट टू द पॉन्ड, ये दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट मतलब जाना, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। ही वेंट टू द पॉन्ड, वो तालाब गया, एंड डिड और उसने किया, वॉट द फिशरमैन हैड डन, जो मछुआरे ने किया था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही। तो ये ही जो है उस पड़ोसी के लिए यूज़ हो रही है जिसको उस मछुआरे ने इस बारे में कहा बताया था, तो ही ये उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही वेंट टू द पॉन्ड एंड डिड वॉट द फिशरमैन हैड डन, कि वो जो है तालाब गया और उसने वही किया जो फिशरमैन ने किया था, वॉट द फिशरमैन हैड डन। चलिए आगे देखिए, द मंकीज़ हेल्प्ड हिम, जो बंदर थे उन्होंने हेल्प्ड हिम, उसकी मदद की, हेल्प्ड हिम आउट ऑल्सो, हेल्प्ड हिम ऑल्सो का मतलब भी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बंदरों ने उसकी भी मदद की, हेल्प्ड हिम आउट ऑल्सो, व्हेन दे वर कैरिंग द नेबर, जब वो ले जा रहे थे, मतलब ढो के ले जा रहे थे, व्हेन दे वर कैरिंग। अब यहाँ पर वर इसलिए आया क्योंकि जो दे है वो प्लूरल नाउन होता है, तो दे के साथ वर आएगा, वॉज नहीं आएगा, और ये फोर्थ फॉर्म है। व्हेन दे वर कैरिंग, जब वो उसे ले जा रहे थे, द नेबर मतलब पड़ोसी को, मतलब कि उठा के ले जा रहे थे। जैसा आपने देखा कि जैसे पहले उस मछुआरों को ले गए, तो यहाँ पर भी वही चीज़ रिपीट हो रही है, व्हेन दे वर कैरिंग द नेबर, जब वो उसे उठा के ले जा रहे थे। हु वॉज एक्टिंग टू बी अस्लीप, जो कि एक्टिंग कर रहा था, मतलब इस चीज़ की, किस चीज़ की, टू बी अस्लीप, सोया होने की। द मैन क्वेश्चनड एट ए डेंजरस टर्न, क्वेश्चन का मतलब होता है सावधान करना, उसने सावधान किया, एट ए डेंजरस टर्न, कोई खतरनाक मोड़ था उसने उस पर सावधान किया, टर्न। फूल मंकीज़ मतलब बेवकूफ़ बंदरों, बी केयरफुल मतलब कि सावधान रहो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब वो उसको ले जा रहे थे, वो नाटक कर रहा था सोने का, और उसने उनको सावधान किया, कहाँ पर सावधान किया, जो डेंजरस टर्न था, कोई खतरनाक मोड़ था, वहाँ पर उसने बोला कि फूल मंकीज़ बी केयरफुल मतलब सावधान रहो। द मंकीज थॉट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, सोचना लगना। द मंकीज थॉट, बंदरों ने सोचा, दैट की आ डेड मैन कैन ओनली स्पीक व्हेन द ही बिकम्स अ घोस्ट। तो क्या मतलब हुआ कि एक मरा हुआ आदमी, डेड मैन, कैन ओनली स्पीक, वो तभी बोल सकता है, व्हेन ही बिकम्स अ घोस्ट, जब वो भूत बन जाए। तो जैसा आपने स्टोरी में देखा कि वो व्यक्ति जो है वो सोने की एक्टिंग कर रहा था, तो बंदरों को लगा कि इसकी मतलब कि मर चुका है। तो जब उसने बोला कि सावधान, तो बंदरों ने क्या सोचा कि कोई भी मरा हुआ आदमी जब भी बोल सकता है कि जब वो क्या बन जाए, घोस्ट मतलब कि भूत बन जाए। आगे देखिए, द मंकीज ड्रॉप्ड हिम, ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ देना, द मंकीज ड्रॉप्ड हिम, बंदरों ने उसे छोड़ दिया, एंड रैन और भागे, रैन अवे और दूर भागे, ये रन अवे की सेकंड फॉर्म है, रैन अवे और दूर भागे, रैन अवे मतलब दूर भागे। द मैन डाइड, और जो आदमी था उसकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखिए, अब हम इस कहानी का जो मोरल है वो भी देख लेते हैं। इट इज़ ऑलवेज वाइज, मतलब कि ये हमेशा जो है समझदारी होती है, वाइज मतलब समझदारी, टू स्पीक बोलना, ओनली मतलब सिर्फ तभी, व्हेन वन मस्ट जब ज़रूरी हो, जब आवश्यकता हो। तो इस पूरी लाइन का जो क्या मतलब हुआ कि तभी अच्छा होता है बोलना कि जब उसकी ज़रूरत हो या फिर जब बोलना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कहानी है इससे आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जैसे हमने इस कहानी में देखा कि वो जो बेवकूफ़ आदमी था, जो लालची आदमी, उसे ऐसा लगा कि जैसा उन बंदरों ने मछुआरे की मदद की, मछलियाँ पकड़ के, शायद उसकी भी करेंगे, लेकिन वो अचानक बोल पड़ा और बंदरों ने उसको छोड़ दिया भूत समझ के, और आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। जिससे हमें क्या पता लगता है कि आदमी को तभी बोलना चाहिए जब उसका बोलना ज़रूरी हो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।